हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल सी एस लॉ इनसाइड। मेरा नाम है आयुष कुमार घोष और आज हम लोग करने वाले हैं अपना फेमा का कंप्लीट रिवीजन। इससे पहले ऑलरेडी मैंने इस पे एक क्लास ले लिया है जो अराउंड 1 घंटे का है एंड वो वीडियो तुम्हें कहाँ मिलेगा तो नीचे प्लेलिस्ट का लिंक लगा देता हूँ, वहाँ से जाकर तुम देख सकते हो। उसमें मैंने यहाँ शेड्यूल 1 तक करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन का कंप्लीट करवाया था, तो वो देख लेना, उसके बाद ये देखना, वरना फिर दिक्कत हो जाएगा। ऐसे भी फेमा का लैंग्वेज थोड़ा टेक्निकल होता है एंड उसमें मैंने मॉड्यूल में अच्छे से पढ़ के समझाया तुम्हें। एंड इससे पहले भी ये चैप्टर से पहले 3 चैप्टर ऑलरेडी मैंने करवा दिए हैं, वो भी तुम्हें प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर तुम देख सकते हो। एंड बस स्टार्ट करता हूँ, इससे ज़्यादा मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो क्योंकि आगे बहुत कुछ आने वाला है। एंड ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों लोग के साथ शेयर करो। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले एक क्विक रिकैप कर लेते हैं कि हमने पार्ट 1 में क्या पढ़ा था। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था कि फेमा आया क्यों। तो एक पुराना एक्ट हुआ करता था, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1973 का था। बहुत ही ज़्यादा रिस्ट्रिक्टिव एक्ट था, तो उसको चेंज करने के लिए एक नया एक्ट लाया गया फेमा। ये आया तो भले ही 1999 में, बट पूरे इंडिया पे इफेक्टिव कब से हुआ? 1 जून 2000 से। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब फेमा किसके ऊपर प्रोविजंस बनाता है, मतलब फेमा के फीचर्स क्या हैं? तो बेसिकली फेमा का मेन मोटिव है कि फॉरेन एक्सचेंज का अच्छे से ऑर्डिनरी मैनेजमेंट हो सके। वो मेनली प्रोविजंस बनाता है। अगर कोई एक पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया के साथ ट्रांजैक्शन करना चाहता है, उसके रिस्पेक्ट में कोई इंडियन रेसिडेंट इंडिया के बाहर जाकर इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, तो उसके रिलेटेड कौन प्रोविजंस बनाता है? फेमा। कोई ओवरसीज पर्सन है, वो इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, तो उसके रिलेटेड कौन बनाता है प्रोविजंस? तो फेमा बनाता है। फिर यहाँ पे एक सेक्शन 36 भी आता है, वो बोलता है अगर तुमने फेमा में कुछ कॉन्ट्रावेन किया तो तुम्हारे पीछे सीजी लगा देगा ईडी को। ईडी बोले तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, ठीक है, तो वो तुम्हारे पीछे लग जाएगा अगर तुमने फेमा में कुछ कॉन्ट्रावेन किया है तो। फिर यहाँ पर सेक्शन 1 आता है, वो बात करता है कि ये एप्लीकेबल कहाँ पे है। तो फेमा पूरे इंडिया पे एप्लीकेबल है। बस ध्यान रखना, इंडिया के बाहर अगर कोई एजेंसी, ऑफिस या ब्रांच इंडिया के कोई पर्सन या फिर पीआरआई के द्वारा कंट्रोल या ओन हो रहा है, तो उसको भी हम लोग फेमा के अंडर कवर करेंगे। फिर डिफिनेशन आता है, कुछ इंपॉर्टेंट डिफिनेशंस थे। सबसे पहला डिफिनेशन था ऑथोराइज्ड पर्सन का। ऑथोराइज्ड पर्सन वो इंसान होता है जिसके थ्रू तुम फॉरेन एक्सचेंज करवा सकते हो। अब ये ऑथोराइज डीलर भी हो सकता है, मनी चेंजर भी हो सकता है, या एक ऑफ शोर बैंकिंग यूनिट भी हो सकता है। फिर एक डिफिनेशन था पर्सन का, एज इट इज़ इनकम टैक्स का डिफिनेशन उठा दिया गया है। एक इंसान, इंडिविजुअल, एचयूएफ, एलएलपी, फॉर्म, कंपनी, इन सब को हम लोग पर्सन बोलेंगे। बस एक एक्स्ट्रा चीज़ जो ऐड है वो ध्यान से सुनना, कोई एक ऐसा एजेंसी, ब्रांच, ऑफिस है जो इंडिया के बाहर है बट कंट्रोल या ओन किसके द्वारा हो रहा है? किसी पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया के द्वारा, तो उसको भी हम लोग पर्सन के डिफिनेशन के अंदर मानेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर आ जाता है एक पीआरआई का डिफिनेशन। हम लोग बार बार सुन रहे हैं कि पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया कौन हुआ। तो देखो, पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया मतलब एक ऐसा इंडिविजुअल जो इंडिया में पिछले साल 182 डेज से ज़्यादा रह रहा हो, बट उसमें कुछ लोग इंक्लूड नहीं होंगे। कौन? अगर कोई इंसान इंडिया के बाहर गया है 3 पर्पस के लिए, कौन कौन? बिजनेस या वोकेशन, एम्प्लॉयमेंट, या फिर अनसर्टन टाइम के लिए, तो फिर वो पीआरआई नहीं कहलाएगा, भले ही वो क्राइटेरिया भी क्यों फुलफिल ना कर दे। उसके अलावा कोई इंडिया में आ रहा है कोई इंसान, एंड वो इन 3 पर्पस जो अभी मैंने ऊपर बताया, उन 3 पर्पस के अलावा कोई पर्पस के लिए आ रहा है, लेट सपोज घूमने आ रहा है, तो उसको भी हम पीआरआई के डिफिनेशन में काउंट नहीं करेंगे। फिर आ जाता है कि पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया कौन हुआ। तो सिंपली देखो, पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया वो हुआ जो इंडिया में रेसिडेंट नहीं हुआ, डिफिनेशन भी यही लिखा हुआ है। फिर आ जाता है सेक्शन 3। सेक्शन 3 बोलता है कि कोई भी इंसान कोई भी फॉरेन एक्सचेंज नहीं कर सकता है ऑथराइज्ड डीलर के अलावा, यानी ऑथराइज्ड पर्सन जिसको ऑथराइज किया गया है, तुम उससे ही फॉरेन एक्सचेंज बस करवा सकते हो। उसके अलावा कोई इंसान अपने पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया के बिहाफ पर कोई भी पेमेंट भी नहीं कर सकता, ना ही कोई ऑथराइज्ड पर्सन के अलावा किसी से फॉरेन करेंसी ले सकता है, ना ही कोई ऐसा ट्रांजैक्शन में इंटर कर सकता है जिससे कोई ट्रांसफ़र हो या एसेट्स का क्रिएशन वगैरह हो, तो ये सब नहीं कर सकता वो। फिर यहाँ पे एक और सेक्शन आता है, सेक्शन 4। सेक्शन 4 सिंपली बोलता है एक पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, इंडिया के बाहर ना कोई इन्वेस्टमेंट कर सकता है, ना कोई फॉरेन एक्सचेंज कर सकता है, ना कोई ट्रांसफ़र कर सकता है, ना कोई फॉरेन सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट कर सकता है, इसके ऊपर प्रोहिबिशन लगा हुआ है। बट मैंने बताया था इसके ऊपर बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं जो तुम आज इसी क्लास में समझोगे।
फिर एक और सेक्शन 5 वहाँ पर आता है, वो बात करता है करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन के बारे में। करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन एक ऐसा ट्रांजैक्शन है जो कि कैपिटल नहीं है। अब कैपिटल क्या होता है, ऑल्दो मैंने उस क्लास में अच्छे से समझाया था तुम्हें, बट यहाँ अब मैं उसको डिटेल में करवाऊंगा, तो टेंशन वाली लेने वाली बात नहीं है अगर वहाँ तुम्हें समझ नहीं आया होगा। फिर कुछ लिस्ट दिया हुआ था कि ये करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन है, कौन कौन से। सबसे पहला, अगर तुम ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में शॉर्ट टर्म लोन दे रहे हो तो वो करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन है। अगर तुम लोन के ऊपर इंटरेस्ट दे रहे हो या फिर तुमने कोई इन्वेस्टमेंट किया उसके बदले तुमको डिविडेंड रिसीव हो रहा है तो वो भी करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन है। तुम कोई रेमिटेंस कर रहे हो बाहर एजुकेशन हेल्थ के लिए, वो भी करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन है। घूमने जा रहे हो तो वो भी करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन है। क्वेश्चन ये आता है कि गिफ्ट क्या है, तो अगर गिफ्ट देने से कोई एसेट्स या लायबिलिटी में चेंजेस आ रहे हैं तो वो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन होंगे, नहीं तो फिर वो करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन होंगे। अब उसके बाद हमने शेड्यूल 1 पढ़ा था। शेड्यूल 1 सिंपली बोलता है कि कौन कौन से ऐसे ट्रांजैक्शंस हैं जिसके ऊपर प्रोहिबिशन है, यानी ये ट्रांजैक्शन के लिए तुम्हें फॉरेन करेंसी नहीं दिया जाएगा, ये सारे करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन तुम कर ही नहीं सकते। फिर मैंने तुम्हें बताया था कि करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन में हमें शेड्यूल 1, शेड्यूल 2 और शेड्यूल 3 तीनों पढ़ने होते हैं। तो देखो शेड्यूल 1 हमने ऑलरेडी ख़त्म कर लिया है, अब हम आ रहे हैं शेड्यूल 2 में। शेड्यूल 2 में क्या बोला जा रहा है कि तुम नीचे जितने भी लिस्ट दिए गए हैं ये सारे ट्रांजैक्शन कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तुम ये सब कर सकते हो। बट ये सब करने से पहले तुमको सेंट्रल गवर्नमेंट से एक बार अप्रूवल लेना होगा, उसके बाद ही तुम ये सारे ट्रांजैक्शन कर सकते हो। शेड्यूल 1 वाले ट्रांजैक्शन तुम कर ही नहीं सकते। प्रोहिबिशन में मतलब समझो, देखो प्रोहिबिशन और रिस्ट्रिक्शन दो अलग अलग वर्ड होते हैं। प्रोहिबिशन क्या बोलता है, ये तुम जिंदगी में कर ही नहीं सकते। रिस्ट्रिक्शन बोलता है चलो ये तुम कर सकते हो बट तुमको परमिशन लेना होगा। तो शेड्यूल 2 बेसिकली बोले तो रिस्ट्रिक्शन डालता है कि तुम ये सारे ट्रांजैक्शन कर सकते हो बट एक बार सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछ लेना। तो देखो सबसे पहला कल्चरल टूर, अगर कोई कल्चरल टूर करना है तो फिर तुम्हें किससे पूछना होगा, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट से पूछना होगा। दूसरा, एडवर्टीजमेंट इन फॉरेन प्रिंट मीडिया, मान लो कोई स्टेट गवर्नमेंट या कोई पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, वो एडवर्टीजमेंट करवाना चाहता है फॉरेन प्रिंट मीडिया में, और एडवर्टीजमेंट कितने का, $10,000 से ज़्यादा का, ठीक है। तो फिर उसको जो है किससे पूछना होगा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर से परमिट लेना होगा, एक बार अप्रूवल लेना होगा। बट ध्यान रखना ये जो एडवर्टीजमेंट होगा वो इन 3 पर्पस के अलावा किसी और चीज़ के लिए होना चाहिए। 3 पर्पस बोले तो टूरिज्म, फॉरेन इन्वेस्टमेंट और इंटरनेशनल बिडिंग। इन 3 के लिए अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग एडवर्टीजमेंट करवाना चाहता है तो उसको अप्रूवल लेने का जरूरत नहीं है, वो ईजिली करवा सकता है। बट अगर तुमको इन 3 के अलावा किसी चीज़ के लिए तुमको एडवर्टीजमेंट करवाना है एंड $10,000 से ज़्यादा का है वो एडवर्टीजमेंट, तो भैया तुमको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स से पूछना पड़ेगा। ध्यान रखना यहाँ पर एक बात, ये 3 पर्पस के लिए क्यों बोला गया है कि इसके लिए परमिशन का ज़रूरत नहीं है, तो मैंने तुम्हें क्लास 1 में समझाया था। सरकार चाहता है कि तुम ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन करेंसी इंडिया लाओ ताकि इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व बढ़े। तो ऑब्वियस सा बात है, अगर एक सरकार, मान लो तुमने देखा होगा टीवी में राजस्थान सरकार अपने कैसे एडवर्टीजमेंट करवाता है, बहुत सारे यूट्यूब पे भी तुमको वीडियो मिल जाएंगे जो राजस्थान सरकार खुद ही करवाता है कि आओ राजस्थान घूमने आओ। तो वैसा अगर तुम टूरिज्म के लिए करवा रहे हो या फिर फॉरेन इन्वेस्टमेंट या इंटरनेशनल बिडिंग ताकि फॉरेनर आए इंडिया पैसा लेकर जिससे तुम्हारा फॉरेक्स बढ़े, तो ऑब्वियस सा बात है सरकार इस पर क्यों ही रिस्ट्रिक्शन लगाएगा। इसलिए ये सब फ्री हैं। इनके अलावा अगर एडवर्टीजमेंट करना है तो भैया तुमको एक बार पूछना पड़ेगा। फिर रेमिटेंस ऑफ फ्रीट ऑफ वेसल चार्टेड बाय PSU, मान लो कोई फ्रिगेट जा रहा है यानी शिप वेसल जा रहा है एंड उसमें कोई रेमिटेंस देना है तो फिर उसके लिए तुमको मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट से पूछना होगा, चार्टिंग विंग से। ध्यान रखना एक और है यहाँ मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट। मान लो पेमेंट ऑफ इंपोर्ट थ्रू ओशियन ट्रांसपोर्ट बाय गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और PSU ऑन CIF, बोले तो कॉस्ट इंश्योरेंस फ्री एट बेसिस, ठीक है। तो देखो मेनली क्या बोला जा रहा है, अगर कोई एक इम्पोर्ट हुआ है, ओशियन से कोई इंपोर्ट मंगवाया है एंड उसमें तुम्हें पेमेंट देना है तो उसके लिए भी तुमको मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट से पूछना होगा। यानी फ्रिगेट अगर हम भेज रहे हैं तो उसके साथ अगर रेमिटेंस जा रहा है, उसको रेमिटेंस जा रहा है तो उसके लिए भी पूछना होगा सरफेस ट्रांसपोर्ट से।
एंड अगर हम कुछ इंपोर्ट कर रहे हैं तो पेमेंट ऑब्वियस सा बात है करना होगा, तो उसके लिए हमें पूछना पड़ेगा सरफेस ट्रांसपोर्ट से, ठीक है। फिर आता है मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर मेकिंग रेमिटेंस टू द एजेंट अब्रॉड। अब ये मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट क्या होता है, देखो एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ, मान लो कि मेरा ये पेन अमेरिका पहुंचाना है, ठीक है, अमेरिका पहुंचाना है। मैंने क्या किया, मैं लेट सपोज दिल्ली में बैठा हूँ, दिल्ली में तो ओशन है नहीं, तो मैं यहाँ दिल्ली से मैंने इसको मुंबई भेजा। मैंने एक इंसान के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया जो कि मेनली ट्रांसपोर्ट वगैरह करता है, और मैंने बोला ये पेन मेरे को अमेरिका भेजना है। उसने क्या किया, इस पेन को पैक करवाया, दिल्ली से उसने मुंबई भेजा बाई रेल, ठीक है। फिर मुंबई से उसने क्या किया, शिप पर बैठाया और मेरे को ये जो पेन है वो अमेरिका भेज दिया। इसी को हम लोग बोलते हैं मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट। जब एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक इंसान एक गुड्स को ट्रांसफ़र कर रहा है एक से ज़्यादा तरीक़ों से, यानी बाय एयरवेज, वाटरवेज एंड रोडवेज, तो उसको हम लोग बोलते हैं मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट। और मान लो ये ट्रांसपोर्ट करने में कोई अब्रॉड में किसी एजेंट को रेमिटेंस देना है, तो मेरे को पूछना पड़ेगा किससे, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग, इससे ये सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, अप्रूवल लेना पड़ेगा। फिर हायरिंग चार्ज अगर हमको देना है टीवी चैनल्स को या इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स को, तो हमें किससे पूछना होगा, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग और मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। मेरे को पता है ये याद करने में डिफ़िकल्ट होता है, अभी तक भी मेरे को अच्छे से याद नहीं हुआ। इसके जो मिनिस्टर्स हैं ये दिक्कत देते हैं, बट मैं एक तुम्हें अभी कुछ समझाऊंगा हैक टिप्स टाइप, जिससे तुमको थोड़ा जल्दी याद होगा, बट मैं एक बार पढ़ा देता हूँ उसके बाद फिर समझाऊंगा। अब मान लो कोई कंटेनर डिटेंशन चार्जेस है, तो उसके लिए पूछना होगा तुम्हें फिर से मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट से, ठीक है। उसके बाद देना, मान लो अगर तुमको कोई प्राइज मनी या कोई किसी ने तुम्हें स्पॉन्सर किया और उसे तुम्हें बाहर भेजना है, तुम कोई इंटरनेशनल या स्टेट लेवल स्पोर्ट्स बॉडी नहीं हो, बोले तो बीसीसीआई चाहे तो इंडिया के बाहर रेमिटेंस कर सकता है, बट कोई ऐसा पर्सन है जो कि कोई नेशनल या स्टेट लेवल स्पोर्ट्स बॉडी नहीं है, रजिस्टर्ड बॉडी नहीं है, वो रेमिटेंस अगर करना चाहता है तो उसको मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट से एक बार पूछना पड़ेगा। फिर आता है रेमिटेंस फॉर मेंबरशिप ऑफ P&I क्लब, उसके लिए तुम्हें पूछना होगा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से। अब ये P&I क्लब क्या होता है, तो देखो यूके में एक इंश्योरेंस का कंपनी एसोसिएशन जैसा है, इंश्योरेंस का एसोसिएशन जैसा है, उसमें मेंबर जो भी बनता है ना वो थोड़े थोड़े पैसे लगाता है, और मेंबर को कभी भी अगर लॉस होता है शिप से जाने में, तो जितने भी मेंबर्स बचते हैं वो पैसा उसको देते हैं ताकि उसका लॉस रिकवर हो जाए। एक तरह से बोले तो ये हो जाएगा कोऑपरेटिव सोसाइटी जैसा, सारे पैसा जमा करते हैं, जिसको ज़रूरत होता है उसको दे देते हैं, बस वैसा वाला हाल है। तो अगर तुम्हें उसमें मेंबर बनना है तो तुम्हें कुछ पैसे तो देने होंगे, अब वैसा बात है, मेंबरशिप फी तो देना ही होगा, तो उसके लिए तुम्हें मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से पूछना पड़ेगा। अब इसको याद करने का तरीका देखो। सबसे पहला ये जो सरफेस ट्रांसपोर्ट है ना, सबसे पहले इसको याद करके ख़त्म करो। यार ये क्या हो रहा है, मेरे को लगता है वाईफाई चेंज करवाना होगा और कोई ऑप्शन नहीं है। अब लगता है वाईफाई चेंज होगा। तो देखो ये सरफेस ट्रांसपोर्ट, देखो ये 4 वो है, तुम्हें दिखाता हूँ मैं, 1 2 3 गो, चलो ठीक है, हाँ 3 गो। तो ये 3 गो याद करो, और याद करने का तरीका देखो। सबसे पहले तुम वेसल भेज रहे हो तो तुमको किससे पूछना होगा, सरफेस ट्रांसपोर्ट से। वेसल तुम्हारे यहाँ आ रहा है, इंपोर्ट कर रहे हो तुम, किससे पूछना होगा, सरफेस ट्रांसपोर्ट से। अब जैसे ही इंपोर्ट करोगे तो शिप से आएगा, शिप से सामान उतारोगे तो उसको डिटेंशन बोलते हैं। कुछ टाइम के अंदर अंदर तुम्हें शिप से सामान उठा के डॉक में रख लेना होता है, अगर तुम नहीं रखोगे तो फिर भैया तुमको दिक्कत होगा। तो यहाँ पर डिटेंशन के चार्जेस अगर तुम्हें पे करने हैं तो भी तुम्हें सरफेस ट्रांसपोर्ट से पूछना होगा। तो आप समझ आए याद कैसे करोगे, फ्रिगेट जाना, इंपोर्ट करना तो आना, और उसको फिर डिटेन करके रखना, इन तीनों के लिए तुम पूछोगे मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट से। फिर ये स्पोर्ट बॉडी वाला तो आसान है कि जो अगर तुम्हें कोई प्राइज मिला है स्पोर्ट्स वगैरह में तो वो रेमिट करना है तुम्हें, तो तुम्हें ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट से पूछना होगा। एंड ये PI क्लब वाला भी आसान है, हमें किससे पूछना होगा, तो निर्मला सीतारमन से पूछना होगा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है। P&I क्लब का बच जाता है ये कल्चरल टूर एंड ये एडवर्टीजमेंट।
तो ये आराम से, अब बाकी तो सब याद हो ही गया, तो फिर इसको याद करने में क्या। आई होप कि तुम्हें समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं शेड्यूल 3। शेड्यूल 3 बात करने से पहले हम लोग एक कॉन्सेप्ट समझेंगे, और वो कॉन्सेप्ट है LRS, लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम। चलो इसको लिखवाता हूं मैं, लिखना, लिखो LRS, इतना रखिए यार, लिखने में नहीं लगा, लिखो चलो। अंडर दिस स्कीम an individual who are resident in India including minor can draw up to 250,000 US dollars in each financial year for any transaction। अब ये मैंने क्या बोला, ये ध्यान से समझिए। एक स्कीम है सरकार का जिसको हम लोग बोलते हैं LRS, लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम। इस स्कीम में होता क्या है, एक इंसान, इंडिविजुअल, ध्यान रखना, इंटरप्रिटेशन समझो। सबसे पहला यहाँ इंडिविजुअल, कहाँ गया भाई, इंडिविजुअल यानी जिंदा इंसान, बॉडी कॉर्पोरेट्स या कंपनी फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए नहीं है। एक इंडिविजुअल ऑथराइज्ड पर्सन के पास जाकर एक साल में 2,50,000 US डॉलर तक कन्वर्ट करवा सकता है। यानी मैं आयुष घोष फॉरेन करेंसी ले सकता हूँ, एक साल में मैं कितने फॉरेन करेंसी कन्वर्ट करवा के ले सकता हूँ, खर्चे कर सकता हूँ बाहर जाके, तो मैं 2,50,000 US डॉलर, ध्यान रखना 2,50,000 रुपीज़ नहीं है। अभी अगर US डॉलर 80 रुपये मान के चलो, तो इसमें इंटू 80 करो, उतना रुपीज़ तुम कन्वर्ट करवा के इंडिया के बाहर जाकर खर्चा कर सकते हो एक साल में। उसके आगे तुम फिर खर्चा नहीं कर पाओगे, ये स्कीम बोलता है। यानी एक इंडिविजुअल, तुम, मैं पैसे कमाएं, अब हमें घूमना है बाहर में या फिर हमें इन्वेस्टमेंट करना है, तो हम एक साल में 2,50,000 US डॉलर तक बाहर खर्चा करके या इन्वेस्टमेंट वगैरह कर सकते हैं। अब ध्यान रखना, फाइनेंशियल ईयर में कर सकते हैं, कैलेंडर ईयर नहीं, यानी अप्रैल टू मार्च के बीच में हमें ये लिमिट दिया गया है। ईच फाइनेंशियल ईयर है, यानी हर साल खत्म होने के बाद, हर फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद ये वापस से रीस्टार्ट हो जाएगा। एनी ट्रांजैक्शन यानी हम ये पैसा करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन के लिए भी कर सकते हैं, और ये हम लोग कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत। उसके बाद ये रेसिडेंट के लिए सिर्फ बात ध्यान रखना, और इसमें माइनर भी इंक्लूड है। ये हो गया LRS का पूरा डिफिनीशन। अब मैं अगर मॉड्यूल तुम्हें करवाऊँ तो सेम यही लैंग्वेज लिखा है, बट मेरा लैंग्वेज थोड़ा ईजी होता है। तो देखो, अंडर लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम LRS, all resident individuals including minor are allowed to freely remit up to 2,50,000 US डॉलर पर फाइनेंशियल ईयर, अप्रैल से मार्च, फॉर एनी परमिशेबल करंट एंड कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। ठीक है, यानी कोई भी तुम ट्रांजैक्शन करो, बस ध्यान रखना परमिशेबल होना चाहिए, ये नहीं कि प्रोहिबिटेड जो उसमें दिया हुआ था शेड्यूल 1 में, वो ट्रांजैक्शन के लिए तो तुम नहीं ले सकते हो, ऑब्वियस सा बात है। तो बाकी कोई भी ट्रांजैक्शन के लिए तुम 2,50,000 डॉलर तक लेकर इंडिया के बाहर जा सकते हो, खर्चे कर सकते हो। ध्यान रखना, इसमें माइनर भी इंक्लूड होता है, बट माइनर के केस में तुम्हें एक डिक्लेरेशन लेना पड़ता है, किससे, माइनर के नेचुरल गार्जियन से। ये स्कीम कॉर्पोरेट्स, पार्टनरशिप, HUF, ट्रस्ट, इन पे एप्लीकेबल नहीं होता है।
अब ध्यान रखना, कॉन्सोलिडेशन हो सकता है रेमिटेंस का। अब देखो कॉन्सोलिडेशन का मतलब क्या होता है, समझो बात। मान लो मेरा शादी हो चुका है एंड मेरी जो वाइफ है और मैंने क्या डिसाइड किया कि हम लोग ऑस्ट्रेलिया में घर खरीदेंगे एंड वहीं सेटल हो जाएंगे। तो मैंने क्या किया, एक घर देखा अच्छा सा, और मैंने और अपनी मेरी वाइफ ने मिलकर एक वो प्रॉपर्टी खरीद लिया ऑस्ट्रेलिया में। एंड उस प्रॉपर्टी का प्राइस लेट सपोज 5 लाख US डॉलर है। तो देखो हम दोनों ज्वाइंट ऑनर्स हुए उस प्रॉपर्टी का, बट हम लोग को पेमेंट कितना करना है, 5 लाख US डॉलर। अब देखो मेरा लिमिट तो भाई 2 लाख US डॉलर का ही है, 2,50,000 US डॉलर। यानी मैं एक साल में 2,50,000 से ज़्यादा खर्चे कर ही नहीं सकता फॉरेन करेंसी में। मेरी वाइफ भी 2,50,000 से ज़्यादा खर्चा कर ही नहीं सकती। बट अगर हम दोनों अपने आप को कंसोलिडेट कर ले, यानी हमारे लिमिट को मिला दे, तो 2,50,000 मेरा, 2,50,000 मेरी वाइफ का, तो मिलकर कितना हो जाएगा, 5 लाख US डॉलर हो जाएगा। तो क्या अब हम लोग 5 लाख का पेमेंट कर सकते हैं बाहर में? तो सरकार बोलता है कि हाँ, कंसोलिडेशन कर सकते हो, तुम अपने फैमिली मेंबर का जो लिमिट है वो अपने में मिला लो और फिर बाहर पेमेंट कर सकते हो। बट ध्यान रखना, क्लबिंग परमिटेड नहीं है। अब समझो बात, एग्जाम्पल से समझोगे तब समझ में आएगा। देखो एक इंसान है, एक इंडिविजुअल है, ये AKG है, और मैं इंडिया के बाहर पर साल कितना, 2,50,000 US डॉलर खर्चा कर सकता हूँ। ठीक है, US डॉलर में खर्चा कर सकता हूँ, 2,50,000 में ले सकता हूँ। ये मेरी वाइफ है, लेट सपोज नेहा शर्मा, ये भी 2,50,000 खर्चा कर सकती है इंडिया के बाहर, फॉरेन करेंसी ले सकती है कोई भी परमिशेबल ट्रांजैक्शन के लिए। अब लेट सपोज ऑस्ट्रेलिया यूएसए में हमने एक घर परचेज किया, हमने एक प्रॉपर्टी परचेज किया एंड इसका प्राइस है लेट सपोज 5 लाख US डॉलर। कितना, 5 लाख US डॉलर। तो देखो मैं तो कितना पेमेंट कर सकता हूँ, 2,50,000 का ही पेमेंट कर सकता हूँ। क्या मैं 5 लाख दे सकता हूँ? नहीं दे सकता हूँ। एक साल में मैं कितना, मेरा लिमिट ही है 2,50,000। लिमिट से बाहर जाकर मैं पेमेंट कैसे करूँ? भले ही मेरे पास इंडियन करेंसी में पैसे रखे हैं, बट मैं उसको कन्वर्ट करवा ही नहीं सकता। 2,50,000 का लिमिट मेरा फिक्स है। मेरी वाइफ का भी लिमिट यही है। बट अगर हम इन दोनों को ऐड कर दे तो क्या 5 लाख US डॉलर हो गए? और हम लोग को पेमेंट करना कितना था, 5 लाख US डॉलर। क्या अब हम लोग पेमेंट कर सकते हैं? तो लॉ मेकर बोलता है हाँ आप पेमेंट कर सकते हैं, बट ध्यान रखना क्लबिंग नहीं कर सकते। क्लबिंग अगर तुमने टैक्स में नहीं पढ़ा तो अभी मैं वो भी एग्जांपल से समझा देता हूँ। पिछले एग्जांपल में जो प्रॉपर्टी मैंने खरीदा था वो मेरे और नेहा के नाम पर था, यानी वी आर द ज्वाइंट ऑनर्स। तो हम लोग ज्वाइंट ऑनर्स थे, तो हम दोनों ने अपना अपना 2,50,000 मिलाया और फिर हमने 5 लाख का पेमेंट कर दिया। ठीक है, बट मान लो मेरा शादी नहीं हुआ है एंड अभी मैंने एक प्रॉपर्टी परचेस किया एंड ये प्रॉपर्टी मेरे नाम पे, सिर्फ और सिर्फ मेरे नाम पर है, और मैंने यूएसए में प्रॉपर्टी खरीदा है लेट सपोज 5 लाख डॉलर का। तो मैं भाई पेमेंट करने जा रहा हूँ, तो मैं तो सिर्फ 2,50,000 ही पेमेंट कर सकता हूँ, उससे ज़्यादा तो मैं कर नहीं सकता। तो मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं अपने मम्मी पापा का 2,50,000 का जो लिमिट है वो ले लूँ, ताकि मेरा लिमिट हो जाए 7,50,000। मम्मी पापा का 2,50,000 तो वहाँ 5 लाख और मेरा खुद का 2,50,000। तो यानी मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं लिमिट लेना चाह रहा हूँ, क्लब करना चाह रहा हूँ, उनका लिमिट अपने में मिला लेना चाहता हूँ। क्या ये मैं कर सकता हूँ? नहीं कर सकता हूँ। अब पूछोगे क्यों? ऊपर भी तो मैं यही कर रहा था। ध्यान से समझना, ऊपर में मैं ये कर पा रहा था क्योंकि मैं और नेहा दोनों प्रॉपर्टी के ऑनर्स हैं। यही लॉ यहाँ बोलता है। अदर फैमिली मेंबर्स, देखो ध्यान से सुनो, फॉर कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन सच एज ओपनिंग बैंक अकाउंट, इन्वेस्टमेंट, परचेज ऑफ एनी प्रॉपर्टी, इफ दे आर नॉट द को ऑनर्स और को पार्टनर्स ऑफ द इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। यानी अगर फैमिली मेंबर का कंसोलिडेशन तभी होगा, यानी उनके साथ तुम अपना लिमिट को तभी मिला पाओगे जब वो भी को ऑनर्स होंगे, यानी उनका भी इंटरेस्ट होगा। अगर कोई प्रॉपर्टी सिर्फ तुम अपने नाम पे खरीद रहे हो तो तुम दूसरे का लिमिट अपने में नहीं मिला सकते हो। समझ में आया?
तो ज्वाइंट ऑनर्स होंगे तो कर सकते हो, ऐसे नहीं कर सकते हो। ये LRS है। इतना सा बात LRS बोला। अब ध्यान से सुनना, मान लो तुम इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड तुमने बनवाया और तुम इंटरनेशनली अब्रॉड जा रहे हो, तो इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड से तुम जितना भी खर्चा करना चाहो कर सकते हो। ऑल्दो जो तुम्हारा लिमिट वगैरह है इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड में, जितने तुम्हारे पास पैसे हैं तो तुम कर सकते हो, ये एक्सेप्शन है, ध्यान रखना। अब आ जाते हैं हम लोग शेड्यूल 3 में। शेड्यूल 3 क्या बोलता है कि देखो हर एक इंडिविजुअल को 2,50,000 US डॉलर का लिमिट मिला है। तब वो 2,50,000 का जो लिमिट मिला है, ये जो 2,50,000 वो खर्चे कर सकता है फॉरेन जाकर, तो वो कहाँ कहाँ करेगा वो नीचे लिस्ट दिया हुआ है। सबसे पहला, वो कोई भी प्राइवेट विजिट जाना चाहता है, कोई मालदीव्स जाना चाहता है, सिंगापुर जाना चाहता है, घूमने जाओ भाई, 2,50,000 US डॉलर तक तुम फॉरेन करेंसी ले जा सकते हो, खर्चे कर सकते हो, तुम्हें किसी से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं। एक्सेप्ट नेपाल एंड भूटान। यहाँ पे मैं तुम्हें एक्स्ट्रा चीज़ बताना चाहूँगा, एग्जाम में नहीं आएगा, ये आ सकता है एक्सेप्ट नेपाल एंड भूटान। इसका लॉजिक मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर कनेक्ट होता है रूल 3। रूल 3 पता है क्या बोलता है कि नेपाल और भूटान के लिए तुम्हें फॉरेन करेंसी नहीं दिया जाएगा। क्वेश्चन तुम्हारे माइंड में आना चाहिए क्यों? क्योंकि नेपाल एंड भूटान में रुपीज़ चलता है, तो जब रुपीज़ वहाँ चलता है तो झूठ का तुम फॉरेन करेंसी ले जाकर वेस्ट करना चाहते हो, इंडिया का फॉरेक्स कम करना चाहते हो, तो ऐसा लॉ मेकर नहीं करने देगा, सरकार बिल्कुल नहीं करने देगा। बट यहाँ रूल 3 वगैरह कुछ लिखा नहीं है, बस मैंने तुम्हें नॉलेज के पर्पज़ के लिए बता दिया। कोई गिफ्ट देना चाहते हो, कोई डोनेशन देना चाहते हो, दे सकते हो। कितना तक? 2,50,000 तक दे दो, कोई तुमसे कुछ नहीं पूछने वाला। एम्प्लॉयमेंट के लिए जाना चाहते हो, 2,50,000 फॉरेन करेंसी अभी तुम्हें तुरंत इंस्टेंट ऑथोराइज पर्सन दे देगा। इमिग्रेशन के लिए जाना चाहते हो, क्लोज रिलेटिव को देना चाहते हो, ट्रैवल करना चाहते हो बिजनेस के लिए, कोई भी एक्सपेंसेस करना चाहते हो मेडिकल ट्रीटमेंट के रिलेटेड, स्टडीज़ करना चाहते हो, कोई भी अदर करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन करना चाहते हो, इवन कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन भी करना चाहते हो, तो 2,50,000 तक तुम ईजिली ऑथराइज्ड पर्सन से फॉरेन करेंसी लेकर फॉरेन जा सकते हो। एक मिनट को पानी पीने दो भाई। चलो ध्यान से सुनना, मेडिकल ट्रीटमेंट और स्टडी के रिलेटेड। मान लो मैं जा रहा हूँ पढ़ने, एक ACCA कोर्स होता है, जैसे इंडिया में CA है उसी तरह UK का ये CA माना जाता है, ठीक है। मान लो मैं ये पढ़ने UK चला गया, यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड चला गया। अब मैं इंग्लैंड गया तो मैं कितना लेकर जा सकता हूँ? ऑब्वियस सा बात है, रुपीज़ नहीं, मैं 2,50,000 US डॉलर तक ले जा सकता हूँ, ऑब्वियस सा बात है। अब मान लो मेरा यूनिवर्सिटी में और मेरा रहने का खर्चा वगैरह वो इससे ज़्यादा है, तो फिर मैं क्या करूँगा उस सिचुएशन में? अगर मैं यूनिवर्सिटी से लिखकर सरकार को दिखा दूं कि देखो यूनिवर्सिटी में इससे ज़्यादा खर्चा लगना है, तो फिर मेरे को उससे ज़्यादा भी मिल जाएगा, मेरे को किसी से पूछने का ज़रूरत नहीं है। यानी मैं 2,50,000 डॉलर से ज़्यादा ले सकता हूँ अगर यूनिवर्सिटी मेरे को लिख के दे दे कि हाँ देखिए इसका इतना खर्चा है, यानी फ़ी बहुत ज़्यादा है, इसको और भी पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, तो फिर मैं और भी लिमिट से आगे जाकर जो है कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लो मेडिकल एक्सपेंसेस, ध्यान से सुनना, मेडिकल एक्सपेंसेस में, मेडिकल ट्रीटमेंट में, मान लो किसी को बहुत भयंकर बीमारी हुआ है, मतलब बोले तो बहुत भयानक, जिसका सिर्फ इलाज है अमेरिका में, तो मान लो वो इंसान गया अमेरिका अपना ट्रीटमेंट करवाने, तो वो जब ट्रीटमेंट करवाने गया, हो सकता है उसका ट्रीटमेंट में 2,50,000 US डॉलर से ज़्यादा खर्चा हो सकता है। तो अब मान लो कोई इंसान ट्रीटमेंट करवाने गया, लेट सपोज ऑपरेशन करवा रहा है, एंड जहाँ ऑपरेशन कर डॉक्टर ने बोला कि आपके टोटल 3 लाख US डॉलर खर्चे होंगे, वो इंसान का तो दिमाग घूम जाएगा कि भाई 3 लाख मैं कहाँ से दूंगा, मेरे पास तो 2,50,000 का लिमिट है। तो लॉ मेकर ने क्या बोला कि अगर आप कोई मेडिकल ट्रीटमेंट करवाने जा रहे हैं और आपका खर्चा 2,50,000 US डॉलर से ज़्यादा होने वाला है, तो आप या तो वहाँ फॉरेन के डॉक्टर से लिखवा लीजिए, या इंडियन डॉक्टर जिसने रेफ़र किया है
उससे भी आप लिखवा कर सरकार को दे सकते हैं और 2,50,000 का लिमिट आपका बढ़ा दिया जाएगा बिना आपको किसी से परमिशन दिए। बस आपको क्या डॉक्टर से लिखवा कर ये चीज़ बता देना है कि हाँ मैं क्यों 2,50,000 से ज़्यादा ले रहा हूँ, क्योंकि मेरे को मेडिकल एक्सपेंसेस मेडिकल ट्रीटमेंट में वहाँ लगने वाला है। यही चीज़ यहाँ पर दिया हुआ है, अमाउंट इन एक्सेस ले सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। अब यहाँ से ध्यान से सुनना, जैसे जैसे तुम 2,50,000 में खर्चा करते जाओगे ये रिड्यूस होते जाएगा। लेट्स सपोज ये पूरे साल भर का, ध्यान से सुनना, अभी चल रहा है अगस्त, एंड लेट्स सपोज मैं अगस्त में मैंने प्लान बनाया कि मैं जाऊंगा घूमने, कोई भी एक कंट्री बताओ, रशिया, फेवरेट वन रशिया, मैं चला रशिया घूमने। ठीक है, तो रशिया गया मैं ट्रिप पे एंड मेरे अराउंड लेट्स सपोज $20,000 खर्चे हो गए। रुपीज़ क्यों लिख देता हूँ भाई, बार बार याद आता। मेरे कितने खर्चे हो गए, $20,000। तो 2,50,000 में अब 20,000 माइनस हो जाएगा। जो रेस्ट ईयर है, रेस्ट ईयर मेरे पास से $2,30,000 का ही लिमिट बचा है। यही वो लाइन बोलना चाह रहा है कि जैसे जैसे खर्चा होते जाएगा तुम्हारा 2,50,000 से माइनस करते जाना है तुम्हें। अब यहाँ ध्यान से सुनना, मान लो कोई एक ऐसा पर्सन है जो रेसिडेंट है इंडिया में बट परमानेंटली रेसिडेंट नहीं है, यानी इंडिया में अभी कुछ टाइम के लिए है लेकिन वो हमेशा के लिए इंडिया में नहीं रहने वाला है। एग्जाम्पल में मैं बता देता हूँ, मान लो कोई डिप्यूटेशन है, कोई ऑफिस ब्रांच है, मान लो कोई सब्सिडरी कंपनी, कोई कंपनी इंडिया में भेजा, इंडिया में अपना इंसान भेजा है कि जाओ और कंपनी को अच्छे से बना के आओ, या मान लो कोई ऑफिशियल्स वगैरह इंडिया में आए हैं कोई काम से, तो उनको हम लोग रेसिडेंट तो मान लेंगे क्योंकि वो क्राइटेरिया में फुलफिल तो हो जाएंगे, बट वो परमानेंटली रेसिडेंट नहीं है। तो उस सिचुएशन में मान लो वो फॉरेन कोई स्टेट के सिटीजन है, बस ध्यान रखना पाकिस्तान नहीं होना चाहिए, इनको तो आने ही नहीं देना है भाई। तो वो अपने नेट सैलरी तक का रेमिटेंस कर सकते हैं। नहीं समझ में आया, एग्जाम्पल दे रहा हूँ भाई, क्यों टेंशन लेना। मान लो इलॉन मस्क ने जो यूएसए का सबसे, इंडिया का बोलता हूँ, वर्ल्ड का सबसे रिचेस्ट आदमी है, उसने इंडिया में एक इंसान को भेजा, मिस्टर एक्स को, और उसको बोला कि यहाँ रहो और कंपनी को अच्छे से बनाओ, एक नया कंपनी का ऑफिस ब्रांच वगैरह खोलो, उसको इनकॉर्पोरेट करो, जब उसका बिजनेस अच्छा चलने लगे तब इंडिया में तुम वापस आ जाओ, यूएसए वापस चले आना। अब ये आ रहा है तो ये अब इनडिफिनिट पीरियड के लिए आ रहा है, कब तक इसका बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा ये नहीं पता, ये इनडिफिनिट पीरियड के आ रहा है और ये 182 डेज से ज़्यादा भी रहेगा, तो ये तो रेसिडेंट बन गया इंडिया का। बट क्या ये परमानेंटली रेसिडेंट होने वाला है इंडिया में, नहीं होने वाला, ये कुछ साल में तो चला ही जाएगा। तो उस सिचुएशन में मिस्टर एक्स के पास राइट है, क्या राइट है, कि उसका जितना भी उसको सैलरी यहाँ मिल रहा है, जितना भी सैलरी मिल रहा है, उस सैलरी में टीडीएस वगैरह काट के जो नेट सैलरी बचता है, भले वो 2,50,000 से ज़्यादा क्यों ना हो, यूएस डॉलर से ज़्यादा ही क्यों ना हो, वो ये सैलरी यूएस से ले जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पर एक केस स्टडी बनता है, क्वेश्चन आ भी चुका एग्जाम में। एक मिस्टर सैम है, उसका नेट सैलरी कितना है, नेट सैलरी आ रहा है अराउंड 4 लाख यूएस डॉलर, 4 लाख यूएस डॉलर। क्वेश्चन ये आता है क्या ये वो इंडिया के बाहर यूएसए ले जा सकता है, तो तुम्हें आंसर पता है, हाँ ले जा सकता है, अभी मैंने बताया। बट यहाँ पर ये क्वेश्चन नहीं था, क्वेश्चन घुमाया गया था। क्वेश्चन क्या था, तो ध्यान से सुनना, उसके साथ साथ उसके पास 1 लाख और यूएस डॉलर था रखा हुआ पहले का, कभी क्या वो भी ये ट्रांसफ़र कर सकता है, क्वेश्चन ये था। तो इसका आंसर क्या होगा, नहीं, नो मीन्स नेवर। उसका जितना नेट सैलरी है ना, बस उतना ही वो ले जा सकता है, एक्स्ट्रा वो फिर नहीं ले जा सकता। समझ में आया, यही क्वेश्चन था कि जितना तुम्हारा नेट सैलरी है, 1 लाख तुम्हारा सैलरी है तो तुम 1 लाख ही ले जाओगे। तुम्हारे पास सेविंग अगर रखा हुआ है पहले का कभी इधर उधर से 50,000 60,000, तो वो तुम लेके फिर नहीं जा पाओगे उस फाइनेंशियल ईयर में। यहाँ तक कोई दिक्कत तो होना नहीं चाहिए। एंड यहाँ ध्यान से समझो, एक पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया बट फॉर हिज एम्प्लॉयमेंट और डेप्यूटेशन
फॉर अ ड्यूरेशन नॉट एक्सीडिंग 3 ईयर्स। सिंपली बोले तो एक पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया बट नॉट परमानेंटली रेसिडेंट इन इंडिया वो इंसान होता है जो 3 साल से ज़्यादा इंडिया में नहीं रहने वाला है। अप टू 3 ईयर्स ही वो इंडिया में रहेगा, उसी को हम लोग बोलेंगे वो पर्सन रेसिडेंट टू इंडिया है बट परमानेंटली रेसिडेंट नहीं है इंडिया में। और ध्यान रखना वो पाकिस्तान का नहीं होना चाहिए। ये हो गया तुम्हारा शेड्यूल 3 में। अब तुम्हें समझ में आया, शेड्यूल 3 सिंपली लिस्ट दिया हुआ है कि तुम यहाँ खर्चे कर सकते हो, वो 2,50,000, ठीक है। बट अगर मान लो कोई इंसान को 2,50,000 US डॉलर से ज़्यादा एक्सीड, इससे ज़्यादा खर्चा करना है, मान लो वो घूमने गया एंड वो मतलब वर्ल्ड टूर पे निकला है एंड उसके 2,50,000 के लिमिट ख़त्म हो गए हैं बट उसे और घूमना है, तो उस सिचुएशन में तुम्हें RBI का अप्रूवल लेना होगा। बेसिकली शेड्यूल 3 क्या बोलता है, ट्रांजैक्शन विच रिक्वायर RBI अप्रूवल फॉर ड्रॉल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। बेसिकली ये क्या बोल रहा है, शेड्यूल 3 में जितने भी लिस्ट दिए हुए हैं, यहाँ तुम कोई भी खर्चा करो, 2,50,000 तक अगर तुम खर्चा कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके आगे अगर तुम्हें खर्चा करना है ना तो तुम्हें RBI का अप्रूवल लेना पड़ेगा। इस लिमिट को अगर क्रॉस करना है तुम्हें तो तुम्हें RBI का अप्रूवल का ज़रूरत है। अब समझ में आया। शेड्यूल 1, 2, 3 क्या बोलता है। 1 बोलता है ये तुम कर ही नहीं सकते, 2 बोलता है करना होगा तो तुम्हें CG का अप्रूवल चाहिए, और 3 बोलता है कि इतना तुम करो, इससे ज़्यादा करना है तो RBI से पूछो, बस, ठीक है। अब कुछ अदर देन इंडिविजुअल्स को भी फैसिलिटी मिले हैं तो वो देख लो क्या फैसिलिटी है। उसके बाद तुम्हारा ये ख़त्म, फिर एक सेक्शन बचेगा, बस चैप्टर ख़त्म भाई। देखो फैसिलिटी क्या क्या। कोई भी पर्सन जो कि इंडिविजुअल नहीं है, इंडिविजुअल का तो हम ऑलरेडी LRS पढ़ चुके हैं ऊपर में, तो जो इंसान जो इंडिविजुअल नहीं है उसको अप्रूवल लेना पड़ेगा। लेकिन कब लेना पड़ेगा, जब इस नीचे जो लिस्ट दिए हैं इनसे एक्सीड कर जाए। बात को समझो, यहाँ पर नीचे जो लिस्ट दिया है ना, ये जो ट्रांजैक्शंस दिए हैं ना, इनके लिए अप्रूवल नहीं लेना है, इससे ज़्यादा अगर हो जाए तब अप्रूवल लेना है। समझ में आ रहा है। और किससे लेना है, ऑब्वियस सा बात है RBI से लेना है। अगर कोई पर्सन अदर देन इंडिविजुअल डोनेशन देना चाहता है जो कि एक्सीड कर रहा है 1% ऑफ देयर फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग ड्यूरिंग द प्रीवियस 3 फाइनेंशियल ईयर, या फिर 5 लाख US डॉलर विच एवर इज लेस। मान लो एक कंपनी है, वो डोनेशन देना चाहता है इंडिया के बाहर, तो वो कितना फॉरेन करेंसी में, मतलब वो कितना दे सकता है। फॉरेन करेंसी में देना होगा तो उसके लिए उसको कितना फॉरेन करेंसी मिल सकता है। तो पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर के, अब यहाँ होना तो एवरेज ऑफ 3 फाइनेंशियल ईयर होना चाहिए, बट यहाँ एवरेज दिया नहीं है, तो तुम्हें 3 फाइनेंशियल ईयर ही लेके चलना है। पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर में उसने जितना फॉरेन एक्सचेंज से कमाया है इंडिया में, फॉरेन करेंसी लाया है इंडिया में, उसका 1%, या फिर 5 लाख US डॉलर का जो भी लेस होगा इसमें से, उतना वो 1 साल में डोनेशन दे सकता है, ठीक है। और वो डोनेशन देगा किसके लिए, यहाँ ध्यान से सुनना। क्रिएशन ऑफ चेयर्स इन रेपुटेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। अबे यहाँ पे कोई चेयर बनाने की बात नहीं हो रहा है। मेरे को पहले यही लगा था कि चेयर बनाने के लिए 5 लाख डॉलर कौन सा डोनेशन देना पड़ता है, चेयर है कि गोल्ड का मतलब डायमंड का। लेकिन फिर बाद में पता चलता है कि यहाँ चेयर बनाने से मतलब है कि एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में ट्रस्टी बनना है ताकि फिर बेनिफिट वगैरह मिले। मान लो कोई फंड में कंट्रीब्यूट करना है ताकि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट प्रमोट हो सके, या फिर कोई टेक्निकल इंस्टीट्यूशन में या बॉडी में तुम्हें प्रमोट करना है, तो फिर तुम डोनेशन दे सकते हो। कितना, पिछले 3 साल का जितना फॉरेक्स एक्सचेंज में अर्निंग हुआ है उसका 1%, और 5 लाख US डॉलर विच एवर इज लेस। उसके बाद तुमको अगर मान लो कमीशन देना है पर ट्रांजैक्शन टू एन एजेंट अब्रॉड फॉर सेल ऑफ रेसिडेंट फ्लैट और कॉमर्शियल प्लॉट इन इंडिया एक्सीडिंग 25,000 और 5% ऑफ इनवर्ड रेमिटेंस विच एवर इज मोर। मान लो मेरा एक ज़मीन है इंडिया में, मान लो एक प्रॉपर्टी है मेरा इंडिया में, ठीक है, एंड मैं ये प्रॉपर्टी बेचवाना चाहता हूँ। अब मैं शिफ्ट हो रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया, तो मैंने एक एजेंट हायर किया और उस एजेंट को बोला कि ये प्रॉपर्टी बेचवा दे। मान लो वो एजेंट है ऑस्ट्रेलिया का, तो वो अगर मेरा प्रॉपर्टी बेचवा देगा तो मेरे को उसको क्या देना पड़ेगा, कमीशन देना पड़ेगा।
तो मैं कितना कमीशन उसको दे सकता हूँ, क्योंकि कमीशन देने के लिए मेरे को फॉरेन करेंसी देना होगा। और ध्यान रखना ये इंडिविजुअल के लिए बात नहीं हो रहा है, यहाँ मैंने बस एग्जांपल से समझाया है, यहाँ ये कंपनी एचयूएफ के बारे में बात हो रहा है। तो एक एचयूएफ एक पर्सन कितना कमीशन दे सकेगा, तो देखो $25,000 या फिर 5% ऑफ इनवर्ड रेमिटेंस विच एवर इज मोर। सो कितना देगा, ध्यान से सुनो, या तो $25,000 या फिर 5% ऑफ इनवर्ड रेमिटेंस, यानी जो मेरा प्रॉपर्टी बिका है उस प्रॉपर्टी से इंडिया में फॉरेन इनकम आया होगा, फॉरेन एक्सचेंज आया होगा, तो उसका 5% या फिर $5,00,000 जो भी ज़्यादा होगा उतना तुम दे सकते हो एजेंट को। मान लो कोई इंफ्रा प्रोजेक्ट के लिए कंसल्टेंसी ले रहा है। लेट सपोज मान लो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में बनाना है बट उसका टेक्नोलॉजी चाइना में बढ़िया है, तो चाइना के किसी कंपनी से हम कंसल्टेंसी ले रहे हैं तो उसको पैसा तो देंगे, ऑब्वियस सा बात है। सीए का भी ये काम है, कंसल्ट करते हैं, वो लोग बताते हैं तो उसके बदले में पैसे चार्ज करते हैं। तो बाहरी जो भी कंपनी से हम लोग पूछेंगे तो वो पैसे चार्ज करेंगे। तो मान लो अगर इंफ्रा प्रोजेक्ट के रिलेटेड हमें कुछ ऐसा लेना है तो फिर हम लोग ले सकते हैं, और उसको हम लोग पेमेंट कितना कर सकते हैं, तो $10 करोड़ तक पेमेंट कर सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा हम लोग करना होगा एक्सीडिंग, तो फिर हमें क्या करना होगा, आरबीआई का अप्रूवल, उसी के बारे में तो यहाँ बात चल रहा है। अदर कोई कंसल्टेंसी लेते हैं, यानी इंफ्रा के अलावा कोई और दूसरा कंसल्टेंसी लेते हैं, तो उसके लिए हमें कितना देना पड़ता है, 10 लाख, क्या हो गया, 10 लाख जो है $US तक हम दे सकते हैं। उसके अगर आगे देना होगा, एक्सीडिंग उससे ज़्यादा करना होगा, तो फिर हमें क्या करना होगा, आरबीआई का अप्रूवल लेना होगा। अब मान लो किसी कंपनी ने इंडिया में इनकॉर्पोरेट किया, तो वो इनकॉर्पोरेट कर रहा है तो उसको इनकॉर्पोरेशन में एक्सपेंसेस लगे होंगे, तो वो एक्सपेंसेस के लिए भी पैसे, वो ऑब्वियस सा बात है पैसे पे करेगा। तो वो कितना कर सकता है, या तो वो $1 लाख तक कर सकता है, या फिर उसने जितना भी इन्वेस्टमेंट इंडिया में लाया है उसका 5% या फिर $1 लाख इतना वो कर सकता है। इसके आगे एक्सीड हो गया तो फिर उसको आरबीआई का परमिशन लेना पड़ेगा। समझ में आया। एंड कुछ एग्जाम्पन्स दिए हुए हैं, जैसे कि एक आरएफसी अकाउंट खोला जाता है जिसमें तुम्हें क्या करना पड़ता है, मतलब ये अकाउंट बेसिकली तुम इसमें फॉरेन एक्सचेंज रख सकते हो। विराट कोहली का ये होगा, ऑब्वियस सा बात है। तो इसमें कोई अप्रूवल का रिक्वायर्ड नहीं होगा। उसके इसी तरह ईएफसी अकाउंट है, इसमें भी कोई अप्रूवल का रिक्वायर्ड नहीं है। बट ध्यान रखना दो चीज़ में स्टिल तुम्हें रिक्वायरमेंट चाहिए। क्या क्या, अगर तुमको मेंबरशिप ऑफ P&I क्लब जो मैंने शेड्यूल 2 में बताया उसके लिए स्टिल तुमको अप्रूवल लेना होगा। एंड कमीशन पर ट्रांजैक्शन टू एजेंट ऑफ सेल ऑफ रेसिडेंटल एंड कॉमर्शियल प्लॉट, ये वाला पॉइंट, यानी इन दोनों के लिए तुमको स्टिल अप्रूवल लेना होगा, चाहे तुम्हारे पास EFC अकाउंट ही क्यों ना हो। बट RFC अकाउंट के लिए तुम्हें अप्रूवल लेने का ज़रूरत नहीं है शेड्यूल 2 और 3 की, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे है नहीं। LRS ऑलरेडी खत्म हो गया। सेक्शन 6 लास्ट सेक्शन एंड बस तुम्हारा चैप्टर ओवर हो जाएगा। सेक्शन 6 बात करता है कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। ऑलरेडी मैंने डिफाइन किया, कैपिटल अकाउंट एक ऐसा ट्रांजैक्शन है जिससे एक PRI का इंडिया में एसेट्स चेंज हो रहा है या लाइबिलिटी चेंज हो रहा है, सॉरी सो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन एक ऐसा ट्रांजैक्शन है जिसमें एक PRI का इंडिया के बाहर या तो एसेट्स या लाइबिलिटी चेंज हो रहा है, या एक PROI का इंडिया के अंदर एसेट्स या लाइबिलिटी ऑल्टर हो रहा है, तो उसको हम लोग कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन बोलते हैं। अब इसमें तुम्हें 2 शेड्यूल्स पढ़ने होते हैं। सबसे पहला यहाँ देखो, एनी पर्सन मे सेल और ड्रॉ फॉरेन एक्सचेंज टू फ्रॉम एन ऑथराइज्ड पर्सन फॉर कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, यानी तुम्हें कोई भी कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन करना है तो तुम्हें पैसे मिल जाएंगे, बट मिलेंगे कैसे, तो ऑथराइज पर्सन से। क्या यही बात सेक्शन 3 भी बोल रहा था, क्या यही बात डिफिनेशन में ऑथराइज पर्सन का डिफिनेशन भी बोल रहा था कि तुम्हें कोई भी ट्रांजैक्शन करना है, फॉरेन करेंसी लेना है तो तुम ऑथराइज पर्सन से ही लोगे। फिर ध्यान से देखना यहाँ पर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास पावर है कि वो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन को परमिट कर सकते हैं, कुछ लिमिट लगा सकते हैं, कुछ प्रोहिबिशंस लगा सकते हैं एंड कुछ कंडीशंस भी लगा सकते हैं। आरबीआई ये सब काम देखता है। अब देखो यहाँ पर आरबीआई और सीजी ने काम बांट लिया है। यहाँ पे दिया क्यों नहीं, यहाँ दिया भाई, ध्यान से सुनो। मैंने तुम्हें
पार्ट 1 में समझाया था सेक्शन 46, ऑल्दो ये तुम्हारे चैप्टर में नहीं है, तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, छोड़ दो, सिलेबस में नहीं है तो मत पढ़ो, बस ऐसे पढ़ लो, ऐसे बस बता देता हूँ। देख लो, मान लो मैंने क्या बताया, फेमा के ऊपर 2 चीज बनते, एक रूल्स, एक रेगुलेशंस। रूल्स बनाने का काम सीजी का, रेगुलेशन बनाने का काम आरबीआई का। तो सीजी और आरबीआई ने ना काम बांट लिया। सीजी ने बोला हम जो भी नॉन डेब्ट ट्रांजैक्शन, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन होगा ना, उसके रिलेटेड प्रोविजंस बनाएंगे। आरबीआई को बोला कि जो भी तुम डेब्ट रिलेटेड ट्रांजैक्शन है उसके रिलेटेड तुम रेगुलेशंस वगैरह बनाओ। यानी अगर तुम्हें इंडिया के बाहर इन्वेस्टमेंट करना है, क्या इसमें डेब्ट इन्वॉल्व है, यानी लोन वगैरह इन्वॉल्व है? नहीं। तो इसके ऊपर कौन देखेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। तुम्हें इंडिया के बाहर लोन लेना है या इंडिया के बाहर लोन देना है, इसके ऊपर कौन कंट्रोल रखेगा? आरबीआई। दोनों ने अपना अपना काम बांट लिया। वही यहाँ पे ये लाइन बोल रहा है, ध्यान से समझना। इतना बड़ा इन्होंने बस क्यों मेरे को समझ नहीं आता, फेमा में लिख दिया है, लोगों को समझ में नहीं आता। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कंसल्ट करके सीजी से कोई भी क्लास कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन का जिसमें इन्वॉल्विंग डेप्ट, देखो डेप्ट इंस्ट्रूमेंट, वो परमिट कर सकता है, उस पर लिमिट वगैरह भी लगा सकता है। ठीक है, डेप्ट का ध्यान से सुनना। एक और बात 2A देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो आरबीआई के साथ कंसल्टेंट करके कोई भी कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन जिसमें नॉट इन्वॉल्विंग डेब्ट इंस्ट्रूमेंट विच आर परमिशेबल, ठीक है, उस पर भी लिमिट वगैरह लगा सकता है। तो बेसिकली इन्होंने अपना काम बांट दिया है। अब यहाँ एक और चीज़ लिखा है, 2 ऐसे ट्रांजैक्शंस हैं जिसके ऊपर ना आरबीआई ना सेंट्रल गवर्नमेंट कभी इनके ऊपर ये चीज़, वो रूल्स रेगुलेशंस कुछ नहीं बनाएगा। कौन से 2 चीज़ हैं? तो देखो कहाँ है भाई, हाँ, ट्रांजैक्शन विथ नो रिस्ट्रिक्शन। मैंने क्लास 1 में तुम्हें बताया था कि कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन रिस्ट्रिक्टेड होते हैं अनलेस उनको परमिट ना किया जाए। तो कुछ ये 2 ट्रांजैक्शन है जिस पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ये तुम फ्रीली कर सकते हो, किसी से परमिशन नहीं लेना, कुछ नहीं। कौन कौन से? फॉर अमोर्टाइजेशन ऑफ लोन, फॉर अमोर्टाइजेशन ऑफ लोन बोले तो तुम्हें लोन का रीपेमेंट करना है तो तुम्हें किसी से पूछने का ज़रूरत नहीं है, आराम से तुम मस्त एकदम कर सकते हो। और अगर तुम डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में डेप्रिशिएशन उसके ऊपर दे रहे हो तो फिर तुम भी ये काम कर सकते हो। ये 2 कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन तुम फ्रीली कर सकते हो, इस पर कोई प्रोविजन, कोई रिस्ट्रिक्शन कुछ नहीं है, ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट लगाएगा ना ही आरबीआई लगाएगा। यही बात सेम यहाँ पर लिखा हुआ है, यही बात सेम, ये बात यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, अब आ जाता है यहाँ पर सेक्शंस। यहाँ पर ध्यान देखो, एक पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया होल्ड भी कर सकता है, ओन भी कर सकता है, ट्रांसफ़र भी कर सकता है, इन्वेस्ट भी कर सकता है कोई भी फॉरेन करेंसी, सिक्योरिटी या कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया। अगर वो प्रॉपर्टी उसने एक्वायर, हेल्ड, ओन किया था जब वो रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया था, या फिर इनहेरिटेड किया है किसी पर्सन जो आउटसाइड इंडिया रेसिडेंट है। अब यहाँ तुम्हें समझाता हूँ मैं अच्छे से, ध्यान से समझना। मान लो ये मिस्टर एक्स है, ठीक है, ये पहले यूएसए का रेसिडेंट हुआ करता था, बट इसको इंडिया बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा देश था, तो ये इंडिया आ गया एंड इंडिया आकर ये यहाँ रह गया, रेसिडेंट बन गया ये इंडिया का। बट मान लो यूएसए में इसका प्रॉपर्टी है, इसके बहुत सारे प्रॉपर्टी हैं, फॉरेन सिक्योरिटी में इसमें इन्वेस्टमेंट वगैरह किया हुआ है, तो वो क्या ये इंडिया के आने के साथ ही उसको बेचना पड़ता? क्योंकि याद करो सेक्शन 4 क्या बोलता था कि एक पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया कोई भी एसेट्स, लायबिलिटी कुछ भी होल्ड कर ही नहीं सकता इंडिया के बाहर, तो क्या ये भी नहीं कर सकता था? तो यहाँ पर सेक्शन 6 सबसेक्शन 4 आता है जो मैंने कल बताया था और अभी वही मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। सेक्शन 6 सबसेक्शन 4 रिस्ट्रिक्ट, जो कि एक्सेप्शन है किसका? सेक्शन 4 का। वो क्या बोलता है, अगर मान लो कोई पर्सन है जो इंडिया का रेसिडेंट है बट उसके पास कोई प्रॉपर्टी वगैरह है
जब वो इंडिया का रेसिडेंट नहीं था उस समय उसने वो प्रॉपर्टी एक्वायर किया था, तो वो रेसिडेंट बनने के बाद भी वो प्रॉपर्टी होल्ड करके रख सकता है। यानी मिस्टर एक्स भले ही इंडिया के बस जाए, उसका अमेरिका में जितने प्रॉपर्टी हैं वो आराम से कंटिन्यू कर सकता है, उसको होल्ड कर सकता है इंडिया में रेसिडेंट रह के भी। वो चाहे तो उसको बेच भी सकता है इंडिया का रेसिडेंट रहते ही। अब मान लो एक सेकेंड एग्जांपल लो, मिस्टर एक्स की एक बेटी मिस्टर वाई, वो इंडिया आई एंड उसको इंडिया में एक लड़के से मिस्टर जेड से प्यार हो गया। यार वेस्ट ऑफ टाइम, तो ये हो गया एंड वो यहीं बस के रह गई, यहीं रह गई, इंडिया में ही रह गई, तो वो इंडिया की रेसिडेंट बन गई। एंड अभी इसके नाम पे कोई प्रॉपर्टी वगैरह नहीं था। मिस्टर एक्स अब बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो चुका था, एज हो चुका था इसका, तो मिस्टर एक्स ने क्या किया, अपना प्रॉपर्टी मिस्टर वाई को दे दिया। और दिया कब, जब वो ऑलरेडी इंडिया की रेसिडेंट बन गई थी। सेक्शन 4 तो बोलता है ये कर ही नहीं सकते, बट यहाँ पर एक्सेप्शन है, वो बोलता है कि एक इंसान जो इंडिया का रेसिडेंट है और इंडिया के बाहर उसको कोई प्रॉपर्टी मिलता है तो वो प्रॉपर्टी को होल्ड कर सकता है अगर वो इनहेरिटेड हुआ था किसी एक ऐसे इंसान से जो कि पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया है। यही बात सेक्शन 6 सबसेक्शन 4 बोलता है, ठीक है। और यही सेम चीज़ ये जो है उसको थोड़ा एलोबरेट करके बताया गया। अब सेम ये इसी तरह दूसरा पर्सपेक्टिव से भी सोचो, एक पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया है, वो इंडिया में कोई भी एसेट्स वगैरह होल्ड कर सकता है अगर वो उसके द्वारा ओन या हेल्ड तब हुए थे जब वो इंडिया में रेसिडेंट था या फिर इनहेरिटेड हुआ था किसी पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया में। सेम चीज़ जो अभी मैंने बोला उसका उल्टा है। इसका एक चार्ट भी मॉड्यूल में अच्छा से दिया हुआ है, वो देखो। एक पीआरआई तब होल्ड कर सकता है जब ये ओन कब हुआ था, जब वो पीआरओआई था या फिर किसी पीआरओआई से इनहेरिटेड हुआ है। सेम इसी तरह एक पीआरओआई इंडिया में एसेट्स तब होल्ड कर सकता है जब उसने ये सेम चीज़ एक्वायर किया था जब वो पीआरआई था या फिर वो इनहेरिटेड किया किसी पीआरआई से। आई होप कि तुम्हें समझ में आ गया होगा, ठीक है। यहाँ तक तुम्हारा क्लियर हो चुका है। अब 3 लिस्ट दिए गए हैं। सबसे पहला दिया परमिशेबल ट्रांजैक्शन, कुछ ट्रांजैक्शन, कुछ कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन जो तुम कर सकते हो। शेड्यूल 1 में दिया हुआ है ऐसे ट्रांजैक्शन जो पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया कर सकता है। यानी एक पीआरआई, मैं या तुम कौन कौन से कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, क्योंकि हमने ऑलरेडी सेक्शन 5 में पढ़ा है कि सारे कैपिटल ट्रांजैक्शन को परमिट नहीं दिया गया है, कुछ को ही परमिशन मिला है, तो वो शेड्यूल 1 में दिया गया है। शेड्यूल 2 भी आ जाता है यहाँ पर। शेड्यूल 2 बताता है कि कौन कौन सा ट्रांजैक्शन एक पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया कौन कौन सा कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन कर सकता है, और उसके बाद फिर कौन कौन से ट्रांजैक्शन पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है वो ऑलरेडी मैंने तुम्हें बता दिया। एंड लास्ट आएगा कि कौन कौन से ट्रांजैक्शन तो एकदम करने का सोच ही नहीं सकते हो, बस उसके बाद तुम्हारा चैप्टर हो जाएगा ओवर। ध्यान से सुनो। शेड्यूल 1, इन्वेस्टमेंट बाय पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया इन फॉरेन सिक्योरिटी। मैं यूएस के स्टॉक में शेयर्स खरीदना चाहता हूँ, क्या मैं खरीद सकता हूँ? बिल्कुल। यहीं पे सेक्शन 4 याद करो। सेक्शन 4 में क्या बोला गया था कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम कोई भी एसेट्स, इमूवेबल प्रॉपर्टी, कुछ भी बाय, ओन, ट्रांसफर कुछ नहीं कर सकते हो। शेड्यूल 1 का पहला पॉइंट क्या एक्सेप्शन बन गया इसका? हाँ बन गया। अब क्वेश्चन तुम्हारे माइंड में आना चाहिए कि सेक्शन 4 का तब लॉजिक क्या है, क्यों लगाया गया? तो देखो सिंपल सा, तुम्हें याद है कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन में क्या बोला गया था? ऑल ट्रांजैक्शंस आर प्रोहिबिटेड अनलेस परमिटेड। यानी कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन तुम्हें नहीं करने दिया जाएगा जब तक बोला ना जाए कि तुम ये कर सकते हो। बेसिकली लॉ मेकर ने सेक्शन 4 डाला और 4 डालकर लेट सपोज सेक्शन 4 में डाला गया और सेक्शन 4 में बोला कि तुम ये जो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन ये तुम नहीं कर सकते। उसने क्या किया, फिर इससे थोड़े थोड़े एक्सेप्शंस निकाले और बोले तुम इतना सा कर सकते हो, इतना सा कर सकते हो, इतना सा कर सकते हो। तो इसलिए सेक्शन 4 डाला गया कि सारा कुछ मना है, और फिर थोड़े थोड़े एक्सेप्शन देके हाँ ये भी कर लो, ये भी कर लो, परमिट दे दिया। एवरीथिंग इज परमिट रिस्ट्रिक्टेड अनलेस परमिटेड, ठीक है। तो वही बात है यहाँ पर। कोई लोन लेना चाहता हूँ अगर मैं इंडिया के बाहर, ले सकता हूँ, ठीक है। या फिर मैं लोन देना चाहूँ तो भी दे सकता हूँ। ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ इमूवेबल प्रॉपर्टी, मैंने एक प्रॉपर्टी खरीदा, अब मैं उसको बेचना चाहता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। किसी पर्सन को गारंटी दे सकता हूँ जो इंडिया के बाहर है, कर सकता हूँ। एक्सपोर्ट कर सकता हूँ, इंपोर्ट कर सकता हूँ,
बिल्कुल कर सकता हूँ। लोन भी दे सकता हूँ, ओवरड्राफ्ट भी दे सकता हूँ, किसी बैंक से भी ले सकता हूँ, बाहर के बैंक से, किसी पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया से भी ले सकता हूँ। एक फॉरेन करेंसी अकाउंट बाहर खुलवा कर मैं उसमें फॉरेन करेंसी भी रख सकता हूँ। इंश्योरेंस पॉलिसी भी मैं ले सकता हूँ इंडिया के बाहर, एंड लोन और ओवरड्राफ्ट भी मैं ले सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद फिर मैं कैपिटल एसेट्स वगैरह भी बेच सकता हूँ और परचेज भी कर सकता हूँ और डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स भी कर सकता हूँ। तो ये सारे कुछ मेरे को परमिशन है, बेसिकली सेक्शन 4 का ये एक्सेप्शन है। फिर कुछ ट्रांजैक्शन जो पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया कर सकता है, PROI क्या क्या कर सकता है। तो देखो ऑब्वियस सा बात है, अगर मैं इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ बाहर तो वो भी तो इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर सकता है। ठीक है, इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर सकता है, गारंटी दे सकता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकता है, डिपॉजिट कर ले सकता है, फॉरेन करेंसी अकाउंट इंडिया में ओपन करवा सकता है, रेमिटेंस कर सकता है, कैपिटल एसेट बेच के पैसा ले जा सकता है, एंड डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट सेम चीज़ जो वो हम लोग कर सकते हैं वो उनको भी करने का अथॉरिटी दे दिया गया है। फिर लास्ट कुछ ट्रांजैक्शन जो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन तुम नहीं कर सकते हो, वो कौन कौन सा है। तो देखो सबसे पहले यहाँ दिया गया कि तुम 2,50,000 से ज़्यादा खर्चा नहीं कर सकते पर फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, बट फिर इसका एक्सेप्शन आ जाता है और बोलता है कि तुम RBI से पूछ के ये काम कर सकते हो। ऑब्वियस सा बात है, सिंपल सा है। ठीक है, ध्यान रखना है एक पॉइंट यहाँ जो लिखा हुआ है, ये $2,50,000 तुम इंडिया के बाहर ले जाकर फॉरेन करेंसी में खर्चा कर सकते हो, बट तुम वैसे कंट्री में नहीं करवा सकते हो जिसको नॉन कोऑपरेटिव कंट्री डिक्लेयर कर दिया इंडिया ने, जो कि FATF के द्वारा डिक्लेयर है। बोले तो बेसिकली नॉर्थ कोरिया, नॉर्थ कोरिया जैसा कंट्री को इंडिया ने नॉन कोऑपरेटिव कंट्री टेरिटरी बाय फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के ब्लैक लिस्ट कर दिया है। तो ऐसे कंट्री में जाकर तुम $2,50,000 जो है खर्चा नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद एक पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, इंडिया के बाहर जो एक रेसिडेंट है PROI, वो इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर तो सकता है, बट ये जो लिस्ट दिए हैं इन कंपनी के ऊपर नहीं कर सकता। बेसिकली मान लो एक PROI है, उसको इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना है, वो कोई भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट वो अगर कोई ऐसे कंपनी या पार्टनरशिप फर्म या फिर कोई सोल प्रोप्राइटरशिप में इन्वेस्ट करना चाहता है जो या तो चीट फंड के बिजनेस में काम कर रहे हैं, या निधि कंपनी जैसा काम कर रहे हैं, या एग्रीकल्चर या प्लांटेशन एक्टिविटी जैसा काम कर रहे हैं, या रियल एस्टेट या कंस्ट्रक्शन ऑफ फार्म हाउस जैसा काम कर रहे हैं, तो वो उस फर्म पार्टनरशिप में या कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते जो ये सारे काम कर रहे हैं। ठीक है, या फिर ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स कर रहे हैं। ये बेसिकली क्या होता है, मैंने ज़मीन दिया तुम्हें, तुम बदले में उसके ऊपर घर बना के मेरे को दोगे, बस ये हो गया TDRs। फिर ध्यान देना, कोई भी पर्सन, कोई भी इंडिया का रेसिडेंट कोई भी ऐसा कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन नहीं करेगा किसके साथ, कोई भी सिटीजन या रेसिडेंट ऑफ नॉर्थ कोरिया। बेसिकली कोरिया में जाके तुम ज़मीन नहीं खरीद सकते। उसके बाद चौथा देखो, ये जो है ना, ये अब कोई यूज़ नहीं है इसका। एक ट्रांजैक्शन पीरियड होता है जिसको TP बोलते हैं। जब एक्ट आता है ना, तो एक्ट से कंपाइल करने के लिए थोड़ा टाइम दिया जाता है लोगों को, तो उसको हम लोग ट्रांजैक्शन पीरियड बोलते हैं। तो वो यही है, यहाँ बोला गया कि अगर तुम्हारे नॉर्थ कोरिया में कोई कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन वगैरह कुछ हैं तो उसको 182 डेज़ के अंदर अंदर सेटल करो, डिस्पोज करो। बट ये जो है 2017 की बात है, अब तो 2025 आ गया, डिस्पोज होके कहाँ से कहाँ चले गए होंगे। अगर मान लो मेरा उस समय नॉर्थ कोरिया में ज़मीन होता तो 180 दिन के अंदर मेरे को उसको हटाना पड़ता। इसी के साथ तुम्हारा फेमा होता है ख़त्म। अब 1-2 मिनट मैं लूँगा, फेमा ख़त्म हो चुका है। बस आगे का मैं कुछ बोलना चाहता हूँ तुम्हें। अगर तुम मेरे साथ रिविज़न कर रहे होगे तो तुमने 4 चैप्टर्स अभी तक कर लिया होगा, प्रिलिमिनरी, और उसके बाद इनकॉर्पोरेशन, LLP, फेमा, एंड ये हमने अराउंड बहुत, ये क्या लिख दिया भाई, तो ये हमने बहुत जल्दी रिवीजन कर लिया। तो अगर इसी स्पीड से चलेंगे तो 3 महीना में रिवाइज हो जाएगा। इसके बाद मैं रिवीजन करने वाला हूँ जनरल क्लॉजेस एक्ट और इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट। तो देखो ये दोनों एक्ट करने के बाद, और फेमा ऑलरेडी कर लिया, तो अदर लॉज वाला जो सेकेंड पार्ट है जो 30 नंबर का वेटेज रखता है वो तो तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा अगस्त के मिड तक में मैं ख़त्म कर दूंगा। अब देखो मैं तुम्हें एक सिंपल सा बात बोलना चाहता हूँ
बाकी जो 10 चैप्टर्स बचते हैं वो ऑलरेडी मैंने रिवाइज़ कर लिया है। तो तुम्हारे लिए मैं फिर से रिवीजन ले आऊँगा, बट तुम्हें मेरे को बताना होगा कमेंट में कि किस अटेम्प्ट में तुम्हारा एग्जामिनेशन है, यानी तुम कब दे रहे हो सोचने का। अगर तुम सितंबर में देना चाह रहे हो तो ऑब्वियस सा बात है, अब तो सिलेबस कंप्लीट नहीं हो सकता, मैंने बहुत लेट स्टार्ट किया है एंड अभी मैं फाउंडेशन वालों पे ज़्यादा ध्यान देने वाला हूँ, बिकॉज आई प्रॉमिस, सो आई हैव टू देयर फॉर देम। सो मैं उन पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करने वाला हूँ। तो ऑब्वियस सा बात है सितंबर में तो हो जाएंगे तुम्हारे भी कम से कम 6-7 चैप्टर तो हो ही, 7-8 चैप्टर तो हो ही जाएंगे, तो तुम उससे रिवाइज कर सकते हो। बट अगर तुम जैन में देना चाहते हो या अगर तुम मई में देना चाहते हो तो मेरे को कमेंट में लिख के बता देना कि कब देना चाहते हो, तो उस हिसाब से मैं स्ट्रेटेजी बनाऊंगा एंड उस हिसाब से फिर मैं प्लान करूंगा। अगर तुम मई या उसके बाद देना चाहते हो तो भैया बहुत टाइम है, मैं हर एक चैप्टर डिटेल में ला सकता हूँ, तुम्हें यहाँ हैंड रिटन नोट्स प्रिपेयर भी करवा सकता हूँ, फुल प्लेज एकदम जैसे पेड क्लास में पढ़ाया जाता है वैसे भी करवा सकता हूँ। बट कोई भी चीज़ एक वे नहीं चलता। अगर तुम मेरे को कमेंट करके नहीं बताओगे कि क्या किस अटेम्प्ट में देना है तो मैं फिर कोई स्ट्रेटेजी बनाऊंगा नहीं। जैसा मैं रिवीजन करता हूँ बस वैसे ही रिवीजन फास्ट ट्रैक में इजली बस करवाते जाऊँगा। सो बस पढ़ते रहो एंड वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहो।